हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी क्रिया। दोनों में अंतर होता है। वोल्केनो एंड वल्केनिज्म। वल्केनिज्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति रोम के अग्नि देवता वल्केन के नाम से हुई है और ये जो शब्द है एक प्रमुख भौमिकीय यानी जियोलॉजिकल जो प्रक्रिया है उसका सूचक है। यानी भौमिकीय भूमि में जो प्रक्रियाएं होती हैं उस शब्द को ये बताता है। क्या क्या होता है इस भौमिकीय प्रक्रिया में? धरातल के भीतर पिघले हुए जो शैल हैं या चट्टान पदार्थों की उत्पत्ति, उनका प्रवाह, उनका निक्षेप और ठंडा होकर ठोस होने की इसमें प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जनसाधारण के लिए ज्वालामुखी यानी वोल्केनो और ज्वालामुखी क्रिया यानी वल्केनिज्म दोनों एक समान अर्थ रखते हैं, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया। लेकिन जियोलॉजी की दृष्टि से दोनों में क्या होता है? पर्याप्त भेद होता है। क्या अंतर होता है दोनों में? देखो, ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला हुआ भाग होता है। क्या? ज्वालामुखी क्या होता है? एक गोल छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल और चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। यानी ये वो छिद्र है जिनसे गर्म लावा, जल और चट्टानों के टुकड़े बाहर आते हैं। मोंकहाउस महोदय ने ज्वालामुखी की परिभाषा दी है इस प्रकार से: ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकालता है। ये तो हुआ ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का मतलब क्या हुआ? एक छिद्र से हुआ, एक होल से हुआ जिसके द्वारा या जिससे होकर तरल लावा, जल और चट्टानों के टुकड़े बाहर आते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर गैस और लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। यानी ज्वालामुखी क्रिया एक वृत्त रूप है ज्वालामुखी का ही, जिसमें गैसों का, लावा का बनना, सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, एक आभ्यंतरिक अथवा धरातल के नीचे और एक बाह्य अथवा धरातल के ऊपर। आभ्यंतरिक जो क्रिया है उसके अंदर क्या होता है? जो मैग्मा है वो धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है और बाह्य क्रिया में क्या होता है? जो गर्म पदार्थ है वो धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो जो धरातल के नीचे क्या होता है? मैग्मा अंदर ही जमकर क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है और बाह्य क्रियाओं में वो जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जो ज्वालामुखी क्रिया है वल्केनिज्म की जो है वो एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्रियाएं और उसके अनेक रूप सम्मिलित होते हैं। ज्वालामुखी जो है वो ज्वालामुखी क्रिया का ही एक रूप है, यानी उसी का एक अंग कह सकते हैं इसको। अब आते हैं ज्वालामुखी से निस्तृत या निष्कासित पदार्थ। यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या क्या पदार्थ बाहर आते हैं। ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर आते हैं हम उनको 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला है गैस और जलवाष्प। सबसे पहले जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो गैस जो है
बड़े जोरों के साथ भूपटल को तोड़कर धरातल पर प्रकट होती है। इन गैसों में सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो किसका होता है? वाष्प का। संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का 60 से लेकर 90% भाग किसका होता है? वाष्प का होता है। उसके बाद वाष्प के जो अलावा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला जो है वो है विखंडित पदार्थ, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स। विखंडित पदार्थों में ज्वालामुखी की बारीक धूल से लेकर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। आकार की दृष्टिकोण से हम इनको कुछ वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले होता है ज्वालामुखी धूल या राख। ये क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं डस्ट के रूप में या ऐश राख के रूप में। उसके बाद आते हैं लेपिली। ये क्या होते हैं? मटर या सुपारी के आकार के छोटे टुकड़े होते हैं। इनका आकार मटर के दाने के जैसा होता है। फिर होते हैं स्कोरिया। इसका आकार जो लेपिली है इससे थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। फिर आता है ब्रेसिया। बड़े और जो छोटे पदार्थ हैं उनके जो कण हैं उनके मिश्रित टुकड़ों को क्या कहते हैं? ब्रेसिया कहते हैं। उसके बाद आता है टफ। ये क्या होते हैं? जब बारीक जो राख है उसका संगठन किस में हो जाए? जल में हो जाए और वो ठोस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। उसके बाद आते हैं ज्वालामुखी बम। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े कई मीटर व्यास के होते हैं को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम कहते हैं। उसके बाद है झमक या प्यूमिस। ब्रेसिया के साथ यानी जो मिश्रित टुकड़े होते हैं उसके साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित जो छिद्रमय पत्थर होता है, यानी गैस के बुलबुलों के कारण उसे चट्टान में या टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। ऐसे छिद्रमय पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्यूमिस कहते हैं। उसके बाद आता है लावा पदार्थ। जब ज्वालामुखी उद्गार के साथ द्रव रूप में पिघला हुआ भाग बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? सिलिका के आधार पर। पहला जो प्रकार है वो क्या है? अम्ल प्रधान लावा या इसको हम कहते हैं एसिड लावा। इसका रंग पीला होता है, बाहर हल्का, तथा इसका जो द्रव रूप होता है अत्यधिक गाढ़ा होता है और जो ऊंचे ताप पर पिघलता है। दूसरा जो लावा का प्रकार है वो है पैठिक लावा या बेसिक लावा। इसका रंग गहरा और काला होता है, इसका भार अधिक तथा जो द्रव रूप होता है इसका वो पतला लावा होता है। पैठिक जो लावा है या बेसिक जो लावा है वो कम ताप पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो ये थे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। 3 श्रेणियां होती हैं इसकी: गैस, विखंडित पदार्थ और लावा। उसके बाद आता है ज्वालामुखी के अंग। क्या क्या अंग है ज्वालामुखी के? ज्वालामुखी से निष्कासित पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लगातार जमा होने लगते हैं तो किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी शंकु का। ये ज्वालामुखी का छिद्र जब इसके चारों तरफ पदार्थ इस प्रकार से जमा होते हैं तो एक किसका रूप धारण कर लेता है? ये शंकु का रूप धारण कर लेता है। इसको कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। और जब ये जमाव और अधिक हो जाता है यानी विस्तृत हो जाता है तो इसी को नाम देते हैं ज्वालामुखी पर्वत का।
और जब ये जो पर्वत होता है इसी के बीच में एक छिद्र होता है जिससे सभी पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ज्वालामुखी छिद्र। और ये जो छिद्र है ये धरातल के नीचे भूगर्भ से इसका जो संबंध है एक पतली नली से होता है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। जब इस ज्वालामुखी का जो छिद्र है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। और जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी क्रेटर का भी क्या हो जाए, अत्यधिक विस्तार हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कालडेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कालडेरा कहते हैं। इस कालडेरा का जो व्यास है वो क्रेटर से बहुत अधिक होता है। तो ये थे ज्वालामुखी के अंग। उसके बाद आता है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकट होने और उद्गार की अवधि में अंतर, यानी उद्गार का जो समय होता है उसमें अंतर होता है, उसी के आधार पर ज्वालामुखी के कई प्रकार हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है उद्गार के स्वरूप और उसकी तीव्रता के आधार पर। इस के आधार पर पहले हम वर्गीकरण करेंगे, किसके आधार पर, कि ज्वालामुखी के उद्गार का उसका रूप क्या है और कितनी तीव्रता से उद्गार होता है। तो इसमें हम जो पहला हमारा प्रकार है वो क्या है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। क्या होते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी? केंद्रीय उद्गार जो है प्राय एक संक्रीय नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। किसके सहारे होता है? एक छिद्र के सहारे। जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने पर ये गैसें बड़ी तीव्रता से भूपटल के नीचे के भाग पर धक्के लगाती है, और जहाँ कहीं भी भूपटल कमजोर होता है वहाँ पर गैसें इन्हें तोड़कर भयंकर आवाज के साथ, अत्यधिक तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट होती हैं। परिणाम स्वरूप लावा पदार्थ अत्यधिक ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है, और जो निष्कासित पदार्थ हैं जैसे वाष्प, गैस और धूम्र की अधिकता हो जाती है, जिससे आसमान में बादल छा जाते हैं। इस केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं इसके कई प्रकार हो सकते हैं। लैक्रायस महोदय ने 4 प्रकारों में बांटा था इसको। उसके बाद कुछ और भूगोलवेताओं ने इसमें कुछ और प्रकार भी बताए हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं उनमें सबसे पहले आता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं, किस प्रकार के? हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी हैं, इनका जो उद्गार है वो शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत ही कम होता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो इस प्रकार के ज्वालामुखी हैं इनका जो लावा है वो क्या होता है, पतला, और जो गैस की तीव्रता है वो कम होती है। उद्गार के समय जो लावा के छोटे छोटे पिंड हैं वो गैसों के साथ क्या कर दिए जाते हैं, ऊपर की तरफ उछाल दिए जाते हैं। जब वायु द्वारा ये लाल पिंड ऊपर आकाश में रोक लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आकाश में लावा पिंड हैं वो केसों की तरह, यानी हेयर, बालों की तरह क्या हैं, उड़ रहे हैं। हवाई द्वीप के जो लोग हैं इसको क्या मानते हैं, उनकी जो अग्नि देवी है पीली, उसकी केस राशि समझते हैं। तो इस तरह का जो उद्गार है वो खासकर कहाँ पर होता है, हवाई द्वीप पर होता है। इसीलिए
इस प्रकार के जितने भी ज्वालामुखियों का उद्गार होता है उनको क्या कहते हैं? हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हवाई द्वीप पर ही है मोनोलोवा ज्वालामुखी। दूसरा जो प्रकार है केंद्रीय उद्गार का ही, वो है स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी हैं वो जो हवाई प्रकार के ज्वालामुखी है उनकी अपेक्षा कुछ तीव्रता से प्रकट होते हैं, यानी विस्फोट तीव्रता से होता है बजाय हवाई तुल्य के। जब गैसों के मार्ग में रुकावट होती है तो कभी कभी विस्फोटक उद्गार भी हो जाता है। तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं। इस प्रकार का जो उद्गार है वो भूमध्य सागर में स्थित जो लिपारी द्वीप है वहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। और स्ट्राम्बोली से सतत उद्वेधन यानी लगातार उद्गार होता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनो तुल्य जो ज्वालामुखी है ये प्राय क्या होते हैं? विस्फोट और भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होते हैं। इनसे निकलने वाला जो चिपचिपा लावा होता है वो क्या करता है कि दो उद्गार जब होते हैं तो छिद्र पर जमकर क्या होता है? उसे ढक लेता है। इस तरह जब दूसरा उद्गार होता है तो गैसों के मार्ग में अवरोध हो जाता है और परिणाम स्वरूप गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से अवरोध को उड़ा देती हैं तथा भयंकर रूप में आकाश में अधिक ऊंचाई तक प्रकट होती हैं। इस कारण जो ज्वालामुखी मेघ हैं वो काफ़ी दूरी तक छा जाते हैं और इनका आकार प्राय कैसा हो जाता है? फूल गोभी के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर में स्थित जो वल्केनो ज्वालामुखी है उसी के आधार पर किया गया है। उसके बाद आता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक क्या होते हैं? विनाशकारी, यानी ये सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं और इनका जो उद्गार है सबसे अधिक भयंकर भी होता है। इनसे जो लावा निकलता है वो क्या होता है? अत्यधिक चिपचिपा होता है और उद्गार के समय जब उद्गार होता रहता है उसी समय लावा क्या करता है? जम जाता है तथा जब अगला उद्गार होता है तो उस समय भयंकर गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज करती हुई धरातल पर प्रकट होती हैं। इनसे निकलने वाला लावा और विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी जो मेघ हैं वो प्रकाशमान हो जाते हैं। 8 मई 1902 को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्गार हुआ था। इसी आधार पर जो अत्यधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं उनको पीली तुल्य ज्वालामुखी या पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद आता है एक प्रकार विसुयस तुल्य ज्वालामुखी। जो ये विसुयस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं ये जो वल्केनियन प्रकार की तरह के ही होते हैं, लगभग जैसे अपन ने वल्केनो पढ़ा था उसी के आकार के होते हैं। इनमें अंतर थोड़ा सा होता है कि जो गैसों की तीव्रता है वो थोड़ी सी अधिक होती है और जो लावा पदार्थ आकाश में अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इस प्रकार का जो उद्वेदन या उद्गार हुआ था वो 79 ईस्वी में विसुयस में हुआ था, जिसका सबसे पहले पिल्ली महोदय ने
उसका ऑब्जर्वेशन किया था, उसको देखा था। इसी आधार पर इनको पिल्ली के नाम पर भी, पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। दूसरा जो ज्वालामुखी का प्रकार है स्वरूप और तीव्रता के आधार पर, वो होता है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक नहीं होती तो धरातल पर दरार पड़ जाती है और उस दरार में से लावा शांत रूप में प्रवाहित होकर धरातल के ऊपर जमा होने लगता है। यानी यहाँ पर छिद्र की बजाय क्या हो जाती है, एक दरार होती है और दरार में लावा क्या है, शांत रूप में, यानी ऊपर की तरफ नहीं उछलकर शांत रूप में वहीं पर प्रवाहित होता है और धरातल पर जमा होने लगता है। कभी कभी इस प्रकार के उद्गार में जो लावा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि लावा की एक मोटी परत जमा हो जाती है, जो कि जमने से ठोस होकर या तो लावा मैदान बनाती है या लावा पठार का रूप धारण कर लेती है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और इसमें अंतर यही होता है कि जो दरारी उद्गार में लावा ज्वालामुखी छिद्र से न होकर एक लंबी दरार से निकलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कोलंबिया पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का जो लावा प्रदेश है, इसी प्रकार के दरारी उद्भेदन से निर्मित माने जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आइसलैंड में का बता सकते हैं। 1783 में आइसलैंड में एक 27 किलोमीटर लंबी दरार से होकर लावा का क्या हुआ था, उद्गार, जिसका विस्तार 348 किलोमीटर की लंबाई तक था। उसके बाद आते हैं उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। उद्गार के समय तथा दो उद्गारों के बीच अवकाश के आधार पर, यानी एक उद्गार होने के बाद दूसरा ज्वालामुखी उद्गार कब होता है, तो उसके आधार पर ज्वालामुखी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आते हैं जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकला करते हैं, हमेशा निकलते रहते हैं, उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या लगभग 500 के आसपास है। जैसे इटली के एटना और स्ट्राम्बोली, फिलीपाइन का पिनाटाबू आदि जागृत ज्वालामुखी हैं। दूसरा प्रकार आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं देते, पर अचानक से उनमें क्या हो जाता है, उद्गार हो जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनके उद्गार के समय तथा स्वभाव के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, उनको क्या कहते हैं, प्रसुप्त या डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। जैसे विशुयस का ज्वालामुखी जो है, उसका प्रथम उद्गार 79 में हुआ था। इसके बाद लगभग 1500 वर्षों तक वो क्या रहा, शांत, और 1500 वर्ष बाद लगभग 1631 में उसका पुनः क्या हो गया, उद्गार हो गया। तो ये क्या होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। उसके बाद आते हैं शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः क्या हो जाए, समाप्त हो जाए तथा उनका जो मुख है उसमें क्या भर जाए, जल आदि भर जाए और झीलों का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए और उनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। यानी इनमें अब पुनः उद्गार की संभावनाएं न के बराबर रहती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, कोह सुल्तान और देवबंद हैं, कहाँ के, ईरान के ज्वालामुखी हैं। इसी प्रकार से माउंट पोप्पा है, म्यांमार का ज्वालामुखी है। तो ये थे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया, उसके प्रकार,
ज्वालामुखी के अंग